Assalamualaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Naina Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम 9th क्लास केमिस्ट्री जो न्यू बुक है हमारे उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है स्टूडेंट्स रिलेटिव एटॉमिक मास। इससे पहले हमने रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के कॉन्सेप्ट्स को उसकी एप्लीकेशंस को डिटेल से स्टडी किया। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ना हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास, सबसे पहले ना इसको तोड़ते हैं। स्टूडेंट्स जो लफ्ज है ना रिलेटिव हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं रिश्तेदारों के लिए। ठीक है, रिश्तेदार क्या होते हैं स्टूडेंट्स? जो कि किसी ना किसी तरह से हमसे जुड़े होते हैं। जो रिलेटिव है ना, रिलेटिव का मतलब भी जहां कहीं पे भी लफ्ज रिलेटिव आ जाए ना, इसका मतलब इंग्लिश में हम एक और लेते हैं, इसे कहते हैं निस्बतन। क्या कहते हैं? निस्बतन। निस्बतन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम एक चीज का मुवाजना किसी दूसरी चीज के साथ कर रहे होते हैं ना और फिर हम देखते हैं तो हम कहते हैं रिलेटिव। रिलेटिव का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ठीक है 10 रुपीज का एक नोट है और एक मेरे पास जो है 20 का नोट है। अब एक तरफ 10 है और एक तरफ 20 है। मैं कहूंगा इन दोनों में से बड़ा कौन है? ठीक है, ज्यादा कौन सी अमाउंट है? तो आप कहेंगे फौरन से 20 वाली सर, कि 20 अमाउंट जो है वो ज्यादा है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूँ, मैं 20 की पकड़ लेता हूँ और एक 100 की पकड़ लेता हूँ। अब मैं पूछता हूँ कि इनमें से जो है वो कौन सी बड़ी अमाउंट है? तो आप लोग फौरन से कहेंगे सर 100 रुपीज जो है ये ज्यादा अमाउंट है। ठीक है, अब पहले तो 20 बड़ी थी लेकिन अब 100 कैसे बड़ी हो गई है? क्योंकि इन अब जो जिनका कंपैरिजन हो रहा है इन दोनों में से जो रिलेटिव ज्यादा है, जो रिलेटिव, ठीक है, इसे कहते हैं निस्बतन। मतलब दो चीजों का ताल्लुक कंपेयर करके फिर चीज को बताना, इसके लिए लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं रिलेटिव। समझ आ रही है? एक चीज पहले जो बड़ी थी अब जब उसके सामने और बड़ी चीज आई तो वो छोटी हो गई है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? तो ये रिलेटिव का मतलब होता है निस्बतन। इसमें हम क्या करते हैं, दो चीजों का मवाजना करते हैं। अब एटॉमिक मास हमने पहले पढ़ा हुआ है। हमने एटॉमिक मास को हमने कहा था ना, एक एटम का जो वजन होता है, और वो जो एटम का वजन है वो कितना होता है? वो सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो वो एटॉमिक मास। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम रिलेटिव एटॉमिक मास को एक नई सेंस में, एक नई तरह से पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स ध्यान में रखें कि एटम एक ऐसी चीज है जिसको हम आम आंख से देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो एक चीज जिसको हम आम आंख से क्या बल्कि बहुत हैवी किस्म के माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, जिसका मॉडल जो है वो थ्योरेटिकल है बस। ठीक है, थ्योरेटिकल इसका मॉडल है। और स्टूडेंट्स वो चीज को हम देख नहीं सकते, इसका हमने वजन करना है, मैस करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बहुत मुश्किल है। बहुत छोटा पार्टिकल है एटम जो है, उसका वजन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको वजन करने को, एटम का जो मैस था इसको कैलकुलेट करने को पॉसिबल किया। किस तरह से किया स्टूडेंट्स? ये 1961 के अंदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अडॉप्ट किया स्केल, एक स्केल अपनाया। ठीक है, मतलब एक पैमाना अपनाया जिसे क्या कहा जाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। स्टूडेंट मिसाल के तौर पर आप लोग जो है वो एक शॉपकीपर के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे 2 किलो चीनी दे दो। अब 2 किलो चीनी, उससे क्या पता कितनी चीनी है? वो क्या करते हैं, उसके पास एक तराजू होता है छोटा, उसके साइड पे क्या करते हैं, 2 किलो का स्टूडेंट्स एक बंटा होता है। ठीक है, 2 किलो का बंटा होता है जो कि उसके पास मौजूद होता है, वो उसको एक साइड पे रखते हैं। अब स्टूडेंट्स वो जो 2 किलो का एक बंटा है, जो 2 किलो का एक वजन है, एक मैस है, ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब वो पीछे से बनकर आया, वो सारी दुनिया में बता दिया गया है कि जो इतना वजन होगा ना वो 2 किलो होगा। अब लाजमी नहीं कि आपने वो 2 किलो रखना है, आप उसके मुकाबले में फर्ज करें मैंने 1 यूनिट का वजन किया, उसके मुकाबले में 1 यूनिट मैंने इस तरह के बना लिया, इसका वजन 2 किलो था, मैं उसके साथ भी उसका वजन कर सकता हूँ। समझ आ रही? तो वजन है जो सारी दुनिया के अंदर कॉमन है। तो जब हम चीनी को क्या करेगा, वो तराजू में एक तरफ उसको रखेगा और एक तरफ जो है वो चीनी डालता जाएगा, चीनी डालता जाएगा। एक वक्त आएगा कि तराजू जो है वो बराबर आ जाएगा। तो बराबर आ जाएगा तो वो कहेगा ये 2 किलो चीनी तैयार हो गई, अब आप आगे इसको ले जाएं। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अब देखें क्या हुआ, यहाँ पर उसने चीनी का वजन किया उस 2 किलो के भंटे के कंपैरिजन में, इसके रिलेटिव इसने क्या किया, इसका वजन किया। तो स्टूडेंट्स जब हम एटम का यहाँ पर जब हम एटॉमिक मैसेज को कैलकुलेट करेंगे, जब हम एटॉमिक मैसेज को मालूम करेंगे तो हमें किसी ना किसी जो है एक चीज की, एक स्टैंडर्ड की जरूरत है जिसके मुकाबले में, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो हम एटम्स का क्या कर सकें, वजन कर सके। तो स्टूडेंट्स 1961 में साइंटिस्ट ने क्या किया, एक स्केल को अडॉप्ट किया जिसे रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है। इस स्केल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स साइंटिस्ट ने एक कार्बन 12, ठीक है, कार्बन हमने पढ़ा ना, कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। अब इनमें से जो कार्बन का जो सबसे स्टेबल आइसोटॉप है वो कार्बन 12 है। क्या है? कार्बन 12, ये सबसे स्टेबल आइसोटॉप है स्टूडेंट। साइंटिस्ट ने क्या किया, इसको लिया कार्बन 12, ठीक है। अब प्रैक्टिकली इसका वजन कैलकुलेट किया, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के जरिए उसका वजन क्या किया, कैलकुलेट किया। और फिर क्या किया, कार्बन 12 के जो वो कार्बन 12 है ना जो वजन है, ठीक है, अब उसको क्या किया है, ठीक है, 12 पर डिवाइड करके, ठीक है, 12 पर डिवाइड करके, ठीक है, जो चीज निकाली जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? एटॉमिक मास
यूनिट कहते हैं। ठीक है, मैं इसको और आसान तरीके से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक ये कार्बन का एटम है। ठीक है, अब इसके क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर ये मेरे पास एक कार्बन का एटम है इतना, हम क्या करते हैं इसके 12 बराबर हिस्से कर लेते हैं। ठीक है, एक हिस्सा ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 11 और स्टूडेंट्स ये 12। ठीक है, 12 हिस्से हो गए। अब इस एक हिस्से का जब आप वजन करेंगे, मतलब एक कार्बन 12 का आप एक एटम लें और उसके 12 हिस्से कर लें, और फिर एक हिस्से का जो वजन है ना उसको आप एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं। समझ आ रही है? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, कार्बन 12 जो है उसके आप 12 जो वजन आएगा उसका, कार्बन 12 का आप वजन करें, फर्ज करें कि वजन जो है वो 12 किलो आता है। कितनी एक चीज है जिसका वजन 12 किलो आता है। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ। अब 12 किलो जब वजन करेंगे तो आप उसके 12 जब हिस्से करेंगे तो 1 किलो अलग कर लेंगे, दूसरा किलो अलग, तीसरा फिर एक जो किलो है वो अलग हो जाएगा, फिर चौथा अलग हो जाएगा। एक जो यूनिट है ना उसका, जब आप उसके 12 हिस्से कर लेंगे तो एक हिस्सा जो है उसके वजन को आप एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एटॉमिक रिलेटिव एटॉमिक मास में हम क्या करते हैं, जो कार्बन 12 है इसके जो 12 1/12वां हिस्सा, मतलब कार्बन 12 है ना जो, उसको 12 हिस्सों में आप क्या करें, अलग अलग तकसीम कर दें, फिर एक हिस्से को आप एज अ स्टैंडर्ड इस्तेमाल करें और फिर उसको तराजू के ऊपर रखकर और दूसरी साइड पर जो है वो एटम को रखे जाएं, तो जितना जब बराबर आ जाए तो वो उस एटम का मास है। समझ आ रही है फ्रेंड्स? ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आई, ठीक है, तो आप लोग जैसे जैसे लेक्चर हम कवर करते जाएंगे आप लोगों को चीजें और अच्छे तरीके से समझ आती जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखते हैं mass of an atom of that element। ठीक है, देखिए relative atomic mass of an atom is defined as, किसी भी एटम का जो relative atomic mass है, relative atomic mass का मतलब ही क्या है कि हम किसी भी एटम का जो हम वजन निकाल रहे हैं वो निस्बतन, वो मवाजना करके निकाल रहे हैं। किससे मवाजना करके निकाल रहे हैं, जो कार्बन 12 है ना, कार्बन 12 के 12वें हिस्से से, मतलब कार्बन 12 जो है उसको तकसीम किया। ठीक है, तो उसको जो 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया, फिर उसका जो एक हिस्सा आया वो 1/12 है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बताया ना, फिर करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब स्टूडेंट्स ये 12 हिस्से हैं। अब फर्ज करें अब ये 12 है, जब मैं एक को लूंगा तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, 1/12। जब मैं 2 को लूंगा मैं इसको लिखूंगा 2/12। जब मैं 3 को लूंगा तो मैं लिखूंगा 3/12। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कार्बन 12 को 12 हिस्सों में तकसीम करके एक हिस्से को हम ले रहे हैं, तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं 1/12, मतलब 12 में से एक को ले रहे हैं तो 1/12। ठीक है, कार्बन 12 है ना जो, देखिए एक एटम है जो, उसका 1/12वां हिस्सा हम ले रहे हैं और फिर उसके 1/12वें हिस्से के साथ हम बाकी एटम जो हैं, बाकी एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका फिर मवाजना करेंगे और फिर उनका मवाजना करने से जो मैस आएगा वो उस एटम का, वो उसका क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मैस है। समझ आ रही है? देखिए, मास ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, इस उस एलिमेंट का जो एटम का, उस एलिमेंट के जो एटम का जो मास होगा वो क्या होगा, relative to the mass of light isotope of carbon taken as 12। अब स्टूडेंट्स देखिए, लाइट क्यों, लाइट का मतलब होता है हल्का। अब कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12 है, कार्बन 13 और कार्बन 14 है, लेकिन जो उसका सबसे हल्का वाला आइसोटॉप है हमने उसको लेना है, कार्बन 12 को लेना है, कार्बन 13 को नहीं लेना, कार्बन 14 को नहीं लेना, हमने लाइट आइसोटॉप लेना है। ठीक है, और उसका मास है हम वो क्या ले लिया, हमने ले लिया है 12। ठीक है, कार्बन 12। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, relative to the mass of light isotope carbon taken as 12। तो उस 12 को आप क्या करें, ठीक है, 12 हिस्सों में जब तकसीम करेंगे तो आपके पास एक हिस्सा आएगा, उसे आप एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे। क्या कहेंगे? एटॉमिक मास यूनिट। तो स्टूडेंट्स, यहां पर यही है कि द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट आर एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स। क्या है स्टूडेंट्स? जो एक एटम का, ठीक है, एक एटम का जो मास है जिसके साथ हम मवाजना कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका यूनिट क्या है जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे, वो है एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स AMU का वजन कितना है किलोग्राम में, ठीक है, हम इसको किस तरह से तकसीम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, 1 AMU is defined as 1/12 of mass of an atom of carbon 12। मतलब कार्बन 12 का एक एटम है, उसके आप 12 हिस्से करें, फिर उन 12 हिस्सों में से एक हिस्सा जब आप लेंगे, जैसा मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कार्बन एटम की एक पूरी एक तरफ पड़ता है, इतना बड़ा कार्बन एटम था, मैंने इसके 12 हिस्से कर दिए। अब मैंने एक हिस्से को लिया तो इसमें इसको लिखूंगा 1/12। एक 12 में से जो एक हिस्से का जो वजन होगा ना, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एटॉमिक मास यूनिट। क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास यूनिट। और स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स के जरिए जब इसका वजन कैलकुलेट किया गया तो वो क्या था स्टूडेंट्स, वो है 1.67377 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। क्या है? आपने इसको इसी तरह इस वैल्यू को याद रखना है, 1
67377 into 10 trace minus 27 किलोग्राम। फ्रेंड्स आपने एक और चीज ध्यान रखनी है कि पॉइंट के बाद जो वैल्यूज हैं मैं इसको इस तरह से नहीं पढ़ सकता 1.67 377 इस तरह से नहीं, पॉइंट के बाद हमेशा सिंगल डिजिट में पढ़ी जाती है वैल्यूज, ठीक है, डबल डिजिट में नहीं पढ़ी जाती है। तो 1.67377 into 10 trace minus 27 किलोग्राम, ये कार्बन एटम जो था उसको जब 12 हिस्सों में तकसीम किया गया तो उसके एक हिस्से का जो वजन था ना, ठीक है, वो कितना है 1.67377 into 10 trace minus 27 किलोग्राम। ठीक है, आपने इसको ध्यान में रखना। ये साइंटिफिक नोटेशन तो आप फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ ली होगी, ठीक है, कितनी बेहतर तरह से आप इस साइंटिफिक नोटेशन को जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसके पीछे 27 जीरो लगा देंगे, ठीक है, तो ये इतना वजन है इसका किलोग्राम में। समझ आए स्टूडेंट्स? तो होपफुली आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसकी एग्जांपल है स्टूडेंट्स, वो कहते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.007 AMU। स्टूडेंट्स अब आपकी बुक अगर देखें ना, आपकी बुक के अंदर जो पेज नंबर 47, आप अपनी बुक का जब पेज नंबर 47 ओपन करेंगे तो वहां पे नीचे आपको ना एक पेरियोडिक टेबल नजर आ रहा होगा। उस पेरियोडिक टेबल में ना एटॉमिक मैसेज गिवन है। क्या गिवन है स्टूडेंट्स? एटॉमिक मैसेज। स्टूडेंट्स वहां पे एटॉमिक मैसेज है ना जिस तरह पॉइंट्स की शक्ल में लिखे हुए हैं। अब एटॉमिक मैसेज जो है ना जो वहां पे लिखे हुए हैं वो आम एटॉमिक मैसेज नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो है रिलेटिव एटॉमिक मैसेज। वो क्या है स्टूडेंट्स? रिलेटिव एटॉमिक मैसेज। और वो रिलेटिव एटॉमिक मैसेज किस तरह से आए हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल से स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी आप सिर्फ इतना याद रखें, ठीक है, कि जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, जो हाइड्रोजन 1 है इसका स्टूडेंट्स, जो हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है इसका स्टूडेंट्स मास कितना है 1.007 AMU। स्टूडेंट्स कितना है 1.007 AMU। आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब तराजू के एक साइड पर जो कार्बन एटम है ना, जो कार्बन 12 एटम है, उसके जब 12 हिस्से किए गए, फिर उसके 12 हिस्सों में से फिर एक हिस्से को उठाकर जब रखा गया तो दूसरी साइड पर जब हाइड्रोजन का एक एटम रखा गया ना, ठीक है, एक एटम जब हाइड्रोजन का रखा गया तो तकरीबन उसके बराबर था, ठीक है, तकरीबन उसके क्या था, तराजू बराबर में आ गया, तो इसका वजन क्या हुआ 1.007 AMU। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? वहीं पर आप देखेंगे सल्फर का 32, ठीक है, सल्फर 32 का जब आप वजन करेंगे ना, ठीक है, सल्फर 32 का जब आप वजन करेंगे तो एक साइड पे आपने क्या किया भाई, कार्बन 12, अब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, असल में ऐसे नहीं होता, तराजू ऐसे नहीं होते, ठीक है, एक तराजू है, आपने एक साइड पे क्या किया, कार्बन के एक एटम का 12 हिस्से किए, उन 12 हिस्सों में से एक हिस्से को आपने एक साइड पे रख दिया, दूसरी तरफ क्या किया, आप सल्फर के एटम्स को ऐड करते गए, ऐड करते गए, ऐड करते गए, ठीक है, सल्फर के जो एटम है ना, ठीक है, देखिए एक साइड पे सल्फर का एटम रख दिया और एक साइड पे जो है वो आपने एटॉमिक मास यूनिट रख दिया, एक एटॉमिक मास यूनिट मतलब कार्बन 12 के 12 हिस्सों में से एक हिस्सा आपने रख दिया। सल्फर वाला यूनिट जो था वो भारी था, वो ऊपर था, आपने क्या किया यहाँ पे एक और, ठीक है, जो 12 थे ना उनमें से एक और लाके रखा, 2 MU हो गया वजन, ठीक है, फिर भी भारा था, फिर 3 MU हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया। तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे वजन बढ़ाते गए तो एक वक्त आएगा दोनों बराबर आ गए। तो वो स्टूडेंट्स कौन कितने AMU पर ये दोनों बराबर आए, वो स्टूडेंट्स वैल्यू है 31.972 AMU। कितनी है 31.972 AMU। जब तराजू के एक साइड रखा जाएगा और एक तरफ सल्फर का एक एटम रखा जाएगा तो दोनों बराबर आ जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स जो है सल्फर का रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इसकी अच्छी समझ आ गई है और इसको सबसे पहले 1961 में आप लोगों की बुक में लिखी हुई है पहले पेज के ऊपर, ठीक है, आप लोगों ने इसको अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट MCQ है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, ठीक है, बल्कि इसी टॉपिक के नीचे ना क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, वो कहते हैं हाउ विल यू कंपेयर द मैसेज ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। मैग्नीशियम और क्लोरीन के जो एटम के जो वजन है, मैसेज है, इनको आप किस तरह से कंपेयर करेंगे, किस तरह से मवाजना करेंगे। तो स्टूडेंट्स वही जो पेज नंबर 27 मैंने आपको बताया, आपने वहां पे जाना है, जो वहां पे देखेंगे एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम कितना, वहां पे देखेंगे लिखा होगा 24.30, कितना लिखा हुआ है 24.30। ये आप लोगों ने वैल्यूज याद रखनी है, अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया तो वैल्यूज आपको आनी चाहिए। 24.30 MU। स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे 24.30 MU का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि तराजू है, उसके एक साइड में हमने मैग्नीशियम रख दिया, दूसरी साइड में हमने AMU रख दिया, कार्बन 12 के 12 हिस्सों में से एक हिस्सा रख दिया 1 AMU, ठीक है। अब 1 AMU समझ लो एक बंटा है, 1 AMU रख दिया, ठीक है। अच्छा अभी भी वो भारी था, वो हल्का है, फिर वो पर फिर हम दूसरा AMU रखेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, अभी भी नहीं ऊपर आ रहा। फिर जब हम जाके 24.30 MU रख देंगे ना, फिर जाकर वो बराबर हो जाएगा। और ये जो है हम रिलेटिव एटॉमिक मास, हमने क्या किया, मैग्नीशियम का वजन कैलकुलेट कर लिया कार्बन 12 के 12 हिस्से से। तो स्टूडेंट्स ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। और एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन स्टूडेंट्स क्या है 35.45 AMU। ये भी आप लोगों ने डिजिट ज़हन में रखना है, ठीक है। उसका क्या है 24.30 और इसका क्या है 35.45 AMU। इसका मतलब यही है कि जब क्लोरीन का एक एटम रखा गया 35.45 AMU जब आए तो फिर बराबर होगा, ठीक है। तो
तो स्टूडेंट्स इसका कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड स्टूडेंट्स हम इस तरह से करेंगे कि बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे, छोटी वैल्यू को नीचे रख देंगे बटे के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें बड़ी कौन सी है, क्लोरीन है ना बड़ी, तो हम यहाँ पे देखें मास ऑफ क्लोरीन को मैंने ऊपर रखा न्यूमरेटर में, ठीक है। बटे पता है ना, बटे के ऊपर जो चीज होती है उसे क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और बटे के नीचे होती है उसे क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। जब मैंने मास ऑफ क्लोरीन को ऊपर रखा, मास ऑफ मैग्नीशियम को नीचे रखा मैंने, तो मास ऑफ क्लोरीन कितना आ गया, कितना है 35.45, और मास ऑफ मैग्नीशियम कितना है 24.30। तो स्टूडेंट्स मैंने देखिए यहाँ पे दोनों की वैल्यूज देख ली। अब जब मैं कैलकुलेटर पे इसे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1.45। कितना आएगा स्टूडेंट्स, 1.45। अब स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है, ठीक है, कि 1.45 में जो क्लोरीन एटम है वो तकरीबन 1.45 टाइम्स हैवियर है किससे, मैग्नीशियम एटम से। किससे है, मैग्नीशियम एटम। स्टूडेंट्स मैं आपको इस मिसाल समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आपसे क्या, बस एक ये बॉल है, क्या है, बॉल, इसका वजन है 10 किलो। कितना है, 10 किलो। और एक मेरे पास ये बॉल है, ठीक है, छोटी बॉल है ये, मैं कहता हूँ इसका वजन है 5 किलो। अब मैं आपसे कहूंगा कि इसको कंपेयर करें, इसका मुवाजना करें, मुझे बताएं कि कौन, इन दोनों में क्या रिलेशन है, कौन बड़ी है कौन छोटी है। तो आप कहेंगे ये बॉल है, ये 10 है, ये 5 है, ठीक है। अब ये जो बड़ी बॉल है ना, ये उससे डबल है, ये उससे क्या है, डबल है, ठीक है। मतलब जब दो ऐसी 5 किलो की बॉल्स होंगी तो इसका वजन जो है वो एक बड़ी बॉल जितना बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये कंपैरिजन आप कैसे बताएंगे, आप क्या करेंगे, बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे, छोटी वैल्यू को नीचे रखेंगे, 5 2 10। तो ये जो आंसर आया आप फिर बताएंगे कि जो बड़ी वैल्यू है वो इतने गुना, इतने टाइम्स छोटी वैल्यू से बड़ी है। समझ आ रही है, जो बड़ी वैल्यू है ये इतने टाइम छोटी वैल्यू से बड़ी है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमने यही किया, क्लोरीन को हमने ऊपर रखा, मैग्नीशियम को नीचे रखा, हमारे पास आंसर आया 1.45। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो क्लोरीन है ये 1.45 टाइम्स हैवियर है, वजनी है, भारी है, किससे, ठीक है, मैग्नीशियम से। समझ आ रही है स्टूडेंट, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया। आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें ताकि आप लोगों को इसकी अच्छी समझ आ जाए। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के टॉपिक की बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।